हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अव्यय और उसके भेद। अव्यय और अव्यय के भेद के बारे में आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र इस कक्षा को नहीं देखेंगे या मिस करेंगे, वो निश्चित रूप से बहुत ही अपना हानि करेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आप हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप या ट्विटर, एक्स, इस पे हमारे चैनल को आप अवश्य एक बार स्टेटस अवश्य लगाइए ताकि हमारा थोड़ा सहयोग हो सके और हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो चलिए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने वाच्य को पढ़ा। अब आज की जो कक्षा है, इसमें अव्यय एवं उसके भेद। अव्यय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अव्यय, जब अव्यय का संधि विच्छेद हम करते हैं तो पहले अ निकल जाता है और प्लस व्यय। अव्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च करना। और जब इसके आगे अ लग जाएगा तो अव्यय हो जाएगा, यानी बिना खर्च के। अ का मतलब हो जाएगा यानी बिना खर्च के। तो यही आपको पढ़ना है अव्यय के बारे में। तो चलिए हम कक्षा को शुरुआत करते हैं और आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस कक्षा इस कक्षा को लेंगे। और कहीं कोई कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो आप हमसे एक बार ज़रूर कमेंट के माध्यम से संपर्क करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय ना हो। यहाँ आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिसका व्यय ना हो। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, व्यय, जब हम व्यय की बात करते हैं तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना। और जब आगे और लग जाता है तो बिना खर्च के, यानी वह व्यय न हो जो खर्च न हो। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। यहाँ और स्पष्ट कर दिया कि जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इस दृष्टि से अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते। अभी तक हम लोग वाच्य जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कर्ता को, कर्म को और क्रिया को आवश्यकता अनुसार उसके लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित करते थे। लेकिन अव्यय में क्या होगा कि अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। तो परिभाषा आप देख रहे हैं कि अव्यय का अर्थ होता है कि जिसका व्यय ना हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। और इस दृष्टि से अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते। यह सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। कह रहा है कि इसमें जो लिंग, वचन, कारक होता है वो परिवर्तित नहीं होता है और यह सदा अपने मूल रूप में रहते हैं। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसमें कोई विकार भी उत्पन्न नहीं होता, अतः इन्हें विकारी शब्द भी कहते हैं। जब इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तो इन्हें विकारी शब्द भी कहते हैं। किसको? अव्यय को। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कहाँ, कब, और, लेकिन, धीरे, वह आदि। ये सभी क्या है? ये सभी अव्यय शब्द हैं। यानी अव्यय को आप स्पष्ट रूप में समझ लीजिए कि जिसका व्यय न हो। अभी तक वाच्य परिवर्तन में हम लोग कर्ता को, कर्म को आवश्यकता अनुसार लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित करते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें लिंग, वचन, कारक, काल यह परिवर्तित नहीं होता है और इसमें जैसे का तैसा ही रहता है। यानी जब अव्यय होगा तो बिना परिवर्तन के, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा है
कि आप अव्यय के अर्थ को समझ गए होंगे। अब अव्यय के हम भेद को देखते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। एक-एक भेद को हम बारी-बारी से समझने का प्रयत्न करेंगे और मैं छोटी-छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि कोई भी चीज़ यदि आप छोटे-छोटे करके पढ़ेंगे, यानी थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो आपकी स्मृतियों में रहता है। एक ही बार ज़्यादा पढ़ लेने से वो भी चीज़ आपकी स्मृतियों में बनी नहीं रहती है और वह विस्मृत हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं आपकी स्मृतियों में विद्यमान रहती है। तो हम लोग अव्यय के भेद की बात कर रहे थे। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसका पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण के बारे में भी आपको बताया गया है और क्रिया के बारे में भी बताया गया है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, किसी की से मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहा जाता है। और जिस शब्द से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाए, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इसकी परिभाषा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण में दिया है कि रमन तेज दौड़ता है। इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। रमन तेज दौड़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ती है, वह आम बहुत मीठे हैं। यहाँ पे ढ होगा, पढ़ती है। तो जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं और क्रिया विशेषण को पहचानना रहता है, तो जब तक आप परिभाषा नहीं ध्यान में रखेंगे कि वह शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता जो क्रिया की विशेषता बताता हो, एक लाइन में आप याद कर लेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें रमन क्या है? रमन करता है, तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। रमन तेज दौड़ता है, तो रमन की विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है। तो जो इसमें तेज है, यह क्या है? यह रमन की विशेषता है कि रमन तेज दौड़ता है। वह प्रतिदिन पढ़ती है, वह की विशेषता क्या है कि प्रतिदिन, यानी इसकी विशेषता है कि यह प्रतिदिन पढ़ती है। वह आम बहुत मीठे हैं, आम की विशेषता क्या है कि यह बहुत मीठे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रत्येक उदाहरण में कोई ना कोई विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। ध्यान देंगे कि जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहता हूँ आप कमेंट अवश्य करिए। फिर जिस प्रकार अव्यय के भेद होते हैं उसी प्रकार क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। और जिस प्रकार अव्यय के 4 भेद होते हैं उसी प्रकार क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। यानी अव्यय और क्रिया विशेषण, अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, जिनको हम बारी बारी से समझेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला भेद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यानी जो क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाती है, और स्थानवाचक यानी जहाँ पे स्थान का बोध होता हो। ऐसे ही आप समझ लेंगे कि जहाँ पर स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। हम इसके परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा में क्या है? परिभाषा में दिया है कि वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं अथवा क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल ही आसान शब्दों में यह परिभाषा है कि वे शब्द
जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं अथवा क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कृपया अंदर आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। अब इसमें आप देखेंगे कि अंदर और यहाँ, यह दोनों क्या है? यह दोनों स्थान है। तो यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है। कोई व्यक्ति कह रहा है कृपया अंदर आइए, यानी अंदर, अंदर क्या है? एक स्थान है। आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ यहाँ भी एक स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का बोध करा रहा है। तो जब इस प्रकार के वाक्य आए और जहाँ पे स्थान का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आशा है कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर यह क्रिया विशेषण का पहला भेद था। अब इसी क्रम में हम क्रिया विशेषण के अगले भेद को देखते हैं। तो इसका जो दूसरा भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसमें कालवाचक, काल यानी समय की बात की जाती है, इसमें समय की बात की जाती है कालवाचक क्रिया विशेषण में। परिभाषा इसकी हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की, कि वे शब्द जो क्रिया किए जाने के समय का बोध कराते हैं, वे शब्द जो क्रिया किए जाने के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया किए जाने के, यानी जो क्रिया हो रही है उसके समय का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज वर्षा हो रही है, वह तुरंत चली गई। आज और तुरंत, यह दोनों क्या हैं? यह दोनों समय बता रहे हैं कि आज वर्षा हो रही है और वह तुरंत चली गई, यानी वह तुरंत, थोड़ा सा रुकी भी नहीं, तुरंत चली गई। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य आए जिनमें क्रिया किए जाने का समय का बोध होता हो, वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आज आप लोगों ने अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर्गत 4 भेदों में से 2 भेदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। यहाँ तक यदि आप समझ लें, एक बार वीडियो को पूरा देख लें, फिर अगली कक्षा में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। मैं शुरू में ही बताया हूँ कि जब कोई भी चीज़ हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। जिस प्रकार हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खाना जब खाते हैं तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, और जब एक ही बार ज़्यादा खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ जाते हैं, उससे हानि पहुँचती है। इसी प्रकार जब हम थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करेंगे तो वह ज़्यादा देर तक हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान रहेगा। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको ये कंटेंट उपस्थित करा रहा हूँ। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।